determinants of demand. I'll discuss all the determinants in detail with you so that you recognize your last lecture. That was, my voice is audible to you people? Okay. Previously, we have discussed the theory of demand. In theory of demand, we have already discussed there is only one thing which impacts the demand, that is the price of a commodity. प्राइस ऑफ द कमोडिटी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, एक ही ऐसा फैक्टर है जो चीज डिमांड को इफेक्ट करती है, वो है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। जो हमारी थ्योरी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन भी यही बोलती है, बाकी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो इम्पैक्ट डालती है मेरी क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर या डिमांड के ऊपर, दैट इज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, तो आफ्टर दैट वी हैव टू नो द रीजन और इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, चेंज इन इनकम, अगर एक कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है, कंज्यूमर मतलब द पर्सन हु इज रेडी टू स्पेंड मनी इन द मार्केट, दैट इंडिविजुअल इज नोन एज अ कंज्यूमर। ठीक है, अगर एक कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है, तब मार्केट में क्या सिचुएशन बनती है? तब सिचुएशन बनती है द स्पेंडिंग पावर ऑफ द इंडिविजुअल गेट इंक्रीज। तो जब एक इंडिविजुअल की स्पेंडिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, तो मार्केट में क्या होती है? डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ऑन द कंट्रेरी, if there is decrease in the income of a consumer, अगर उसी कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाती है, the situation is turned to be reverse। जो मार्केट में डिमांड, जो हम लोग कह रहे थे विथ इंक्रीज इन इनकम, वो इंक्रीज हो गई, अगर वो डिक्रीज हो जाती है तो मार्केट में डिमांड भी क्या होती है? वो डिक्रीज हो जाती है। The first, that is a basic reason of change in demand, that is a change in income of a कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की इनकम में कोई भी चेंज होता है, तो डिमांड के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। नेक्स्ट कहता है चेंज इन टेस्ट, हैबिट्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। देखो, मार्केट में रोज कुछ ना तो कुछ नया आता है। ठीक है, अगर एक पर्सन को हैबिट है स्मोकिंग की, तो वो स्मोकिंग ही करेगा, वो अपनी प्रेफरेंसेस को चेंज नहीं करेगा। अगर वो रिड्यूस कर लेगा, चलो कहता है, पर्सन कहता है कि मैं अपनी हैबिट्स चेंज कर रहा हूँ, मैं अपना टेस्ट चेंज कर रहा हूँ, मैं अपनी प्रेफरेंस चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो दैट थिंग विल कम विद पैसेज ऑफ टाइम। एक दिन में, 2 दिन में या 3 दिन में वो चीज नहीं हो जाएगी। तो ये चीज क्या डालती है? ये चीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी डिमांड के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है। चेंज इन फैशन एंड कस्टम, अगर कोई फैशन चेंज हो जाता है मार्केट में, या कस्टम चेंज हो जाता है, कई बार कोई फैशन इतना चेंज हो जाता है, आज की डेट में आपने किसी के भी घर में ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन नहीं देखे होंगे। इट मीन्स द डिमांड फॉर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी गेट आउट फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका फैशन चेंज हो गया, उसका कस्टम चेंज हो गया, लोगों की डिमांड नहीं है वो चीज खरीदने की, तो वो चीज क्या होती है? वो आउट ऑफ द मार्केट हो जाती है, वो चीज डायरेक्टली इम्पैक्ट डालती है आपकी डिमांड के ऊपर। चेंज इन सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मैंने उस दिन भी समझाया था, सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं? वन थिंग विच इज बीइंग एक्सचेंज द अनदर इन प्लेस ऑफ वन अनदर। जैसे हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं टी एंड कॉफी का, टी एंड कॉफी आर टू सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। तो टी के प्राइसेस अगर इंक्रीज होते हैं, तो पीपल आर इंटरेस्टेड टू मूव टूवर्ड्स कॉफी। फिर आता है आपका चेंज इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जैसे हम लोग इसमें एग्जांपल देते हैं आपको, कार विद पेट्रोल। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक गुड्स, एक ऐसा गुड जो दूसरे के बिना नहीं चल सकता है। अगर एक चीज ने चलना है, तो उसकी चलाने के लिए वी हैव टू रिक्वायर दैट अनदर गुड, दैट थिंग कम अंडर योर कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जिनकी ज्वाइंट, जिसको हम लोग ज्वाइंटली डिमांडेड भी कहते हैं। नेक्स्ट कहता है चेंज इन पॉपुलेशन, अगर
पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है इन द इकोनॉमी, ठीक है, पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो रही है इन द इकोनॉमी तो आपकी क्या रहेगी, इंक्रीज इन डिमांड रहेगी। वो डिमांड आपकी कंटिन्यूएशन में इंक्रीज होती चली जाएगी। अगर वही डिक्रीज इन पॉपुलेशन इन द इकोनॉमी, अगर पॉपुलेशन डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड इन द इकोनॉमी गेट डिक्रीज। चेंज इन लेवल ऑफ टैक्सेशन, अब यहाँ पे टैक्सेशन डालने का क्या मतलब था, गवर्नमेंट चेंज करती है उनके टैक्सेशन पॉइंट्स। देयर आर मेनी टाइप ऑफ टैक्सेस, कुछ डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस मतलब कि आपकी इनकम अगर 5 लाख से ऊपर है तो गवर्नमेंट 5% या 10% टैक्स लेगी, दैट कैन कम अंडर योर डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आपने कोई चीज परचेज की, आप होटल में जा रहे हो, उसके ऊपर जीएसटी लग रहा है, सर्विस टैक्स लग रहा है, दैट कैन कम अंडर योर इनडायरेक्ट टैक्स व्हिच इज बीइंग चार्ज्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो जैसे हम लोग टैरिफ ड्यूटीज एंड नॉन टैरिफ ड्यूटीज की भी बात करते हैं, तो चेंज इन लेवल ऑफ टैक्सेस भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। चेंज इन टैक्सेस, अगर गवर्नमेंट टैक्स स्लैब्स इंक्रीज कर देती है, लिक्विडिटी ऑफ द मनी, पैसा लोगों के पास बढ़ जाता है। सपोज गवर्नमेंट ने क्या किया, 6-5 लाख के ऊपर टैक्स स्लैब ना लगा के 10 लाख के ऊपर लगा दी, लोगों के पास क्या पैसा हो गया, लोगों के पास पैसा बढ़ गया। क्यों, जो वो 10% गवर्नमेंट को दे रहे थे 5 लाख के ऊपर, मतलब 50,000 रुपया, अब दे पीपल आर होल्डिंग दैट 50,000 रुपीज विद देमसेल्फ, तो उससे क्या होगा, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। This is one of the reason of these are the reasons of change, increase or decrease in demand in the economy. Further हम लोग बात करते हैं, what do you mean by elasticity of demand? Firstly, try to understand the concept of elasticity of demand. Elasticity of demand कहाँ पे required है? अब पहले हम पढ़ रहे थे theory of demand, ठीक है, बड़े प्यार से समझना। क्यों थ्योरी ऑफ डिमांड हमें बताती है वेदर प्राइसेस और मतलब कि हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताती है हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, बट किस प्रपोर्शनेट में हमारी डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। Devendra, you note down your question, definitely I'll revert back to you, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। फर्स्टली, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहती है, अगर एक एग्जांपल देती हूँ उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज मेरे पास, हम कहते हैं हमारी पॉपुलेशन कम हो गई, पॉपुलेशन कम होने की वजह से जो एक पेन की रिक्वायरमेंट थी वो कम हो गई, दिस इज वन ऑफ द रीजन, ठीक है। अब दूसरी तरफ हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं कहती हूँ अगर पेन की कॉस्टिंग पहले 10 रुपए थी, आज की डेट में उस पेन की कॉस्टिंग अगर 11 रुपए हो गई, ठीक है, तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड पे कितनी परसेंटेज में फर्क पड़ा। टू आंसर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्राइस चेंज होने से, 1 रुपया प्राइस चेंज होने से मेरी क्वांटिटी डिमांडेड 20% कम हो गई, 30% कम हो गई, 40% कम हो गई, तो इसका आंसर कौन देता है, इसका आंसर आपको दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसकी जो हम लोग रेशियो निकालते हैं, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन वन फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। वन फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट का क्या मतलब है, वन फैक्टर का मतलब है चेंज इन प्राइस हो सकता है, चेंज इन इनकम हो सकता है, चेंज इन आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी हो सकता है। तो ये सारे चेंजेस कहाँ से हो सकते हैं, ये आप देखो, आवाज क्लियर है? नाउ वॉइस इज क्लियर? Yes, ma'am, it's clear. ओके, नॉट इश्यू। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बेसिकली इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी है कि हम लोग किस प्रपोर्शनेट में, अगर इनकम चेंज हो रही है तो उसका इम्पैक्ट मेरी क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या आ रहा है। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज हो रहा है
सपोज हम लोग एक ऑप्शन लेके चलते हैं, इफ द प्राइस ऑफ, अभी हम लोग सिर्फ एक फैक्टर कंसीडर करके चल रहे हैं, दैट इज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। हम लोग थ्योरी ऑफ डिमांड में क्या पढ़ रहे थे? द डिमांड इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी। बट हमारे पास एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आ रहा था कि प्राइसेस अगर 20 रुपए बढ़ गए तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी कम हो गई इन प्रोपोर्शनेट परसेंटेज में। अगर प्राइसेस 10 रुपए या 20 रुपए कम हो गए तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी बढ़ गई। तो मैं उस चीज का आंसर देने के लिए कैपेबल नहीं थी इन थ्योरी ऑफ डिमांड, बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आई एम इन अ कंडीशन, मैं उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कैपेबल हूं कि अगर कहीं पे भी कोई भी चेंज आता है प्राइजेस में, तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड 10% बढ़ रही है, 20% कम हो रही है, तो आई एम इन अ कंडीशन टू आंसर ऑल दैट क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। might be elasticity of demand is clear to you people। ठीक है, elasticity of demand में सिंपल, आपने कुछ नहीं करना है। हमने पहली फर्स्ट लाइन इसकी रीड करो। elasticity of demand is the ability of the quantity required of an item to adopt to change in one factor that influence the demand। वो फैक्टर कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है मेरी क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर। ठीक है, अब इसके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। फर्स्टली देयर इज प्राइस इलास्टिसिटी, सेकंड दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स आर फ्यू एग्जांपल्स जो चीज मेरी क्वांटिटी डिमांडेड को इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। अब ये 5 जो टर्म्स हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स वेरी। इनफाइनाइट इलास्टिसिटी क्या कहती है? इनफाइनाइट इलास्टिसिटी क्या कहती है? व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। इनफिनाइट का जो हम लोग सिग्नल बनाते हैं ना, ऐसे एट करके लेटा हुआ एट बनता है, ठीक है, वो कहता है कई बार ऐसी सिचुएशन मार्केट में अपीयर हो जाती है, प्राइसेस में बिल्कुल भी चेंज नहीं आता है, बट मेरी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इन्फिनिटी पहुंच जाती है। क्यों इन्फिनिटी पहुंच जाती है? क्योंकि whether the price of that particular commodity increase or decrease, that thing is being required। वो चीज इकोनॉमी में सबको चाहिए ही चाहिए है। दैट्स व्हाई प्राइस इलास्टिसिटी के केस में फर्स्ट आपका आता है इनफाइनाइट इलास्टिसिटी डिमांड, सेकंड आता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक क्या कहता है? चाहे प्राइसेस इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, बट देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड। मेरी क्वांटिटी डिमांडेड पे उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वेदर द प्राइसेस इज इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट कहता है रिलेटिवली इनकम इलास्टिसिटी। रिलेटिवली इनकम इलास्टिसिटी, पहला इनकम क्यों, वी आर ऑन प्राइस। रिलेटिव इलास्टिसिटी क्या कहता है? रिलेटिव इलास्टिसिटी कहता है व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड शोज मोर, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर ज्यादा फर्क पड़ा रेदर देन चेंज इन प्राइस। तो ये टर्म्स क्या है? इकोनॉमिक्स ने इसको डिफाइन किया है, ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, इक्विवेलेंट टू जीरो, इक्विवेलेंट टू वन, और दैट इज इक्विवेलेंट टू इंफिनिटी। नेक्स्ट कहता है यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी। इसमें क्या होता है? चेंज इन प्राइस, दैट इज, यूनिटरी का मतलब आप लोगों को समझ होता है, यूनिटरी का मतलब होता है इक्वल। यूनिटरी का मतलब इक्वल होता है, तो जितना प्राइस में चेंज आया उतना ही चेंज मेरी क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर आया।
ठीक है, पहला क्या था? पहला था इन्फिनिटी इलास्टिक डिमांड, इन्फिनिटी इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। क्या? इन 5 पॉइंट्स को अच्छे से समझ लो। आगे इनकम इलास्टिसिटी, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, आपको ये 5 पॉइंट्स क्लियर हो गए आपके इलास्टिसिटी के, आगे आपको पूरा चैप्टर ये क्लियर हो जाएगा। इनफिनाइट इलास्टिसिटी मतलब प्राइसेस में कुछ भी चेंज नहीं आया, इवन द डिमांड इज टर्न टू बी इंफिनिटी, इतनी डिमांड बढ़ गई जिसको हम लोग कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन डिमांड, हम लोग इम्पैक्ट किसके ऊपर दिखा रहे हैं? दैट इज ऑन डिमांड। सेकेंड कहता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब मेरी डिमांड के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा when the prices of the commodity get increase or decrease, चाहे prices up हुए चाहे down हुए, बट मेरी डिमांड के ऊपर उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया। डिमांड इज टर्न टू बी अ स्ट्रेट लाइन। रिलेटिव इलास्टिक डिमांड क्या कहती है? when the quantity demanded shows चेंज इन प्राइस, मतलब कि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड ने एक कम चेंज आया रेदर देन चेंज इन प्राइस। प्राइसेस बहुत ज्यादा लो हो गए बट लोग उस चीज को ज्यादा खरीदने के लिए रेडी नहीं थे, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आए। यूनिटरी इन इलास्टिक डिमांड क्या कहती है? वो कहती है चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू द चेंज इन डिमांड। यूनिटरी का मतलब इक्वल टू होता है, इक्वल टू में हमारी क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर इक्वल फर्क पड़ा। अगर प्राइस 10 रुपए कम हुए हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 10 बढ़ गई है। अगर हमारे प्राइसेस 10 डिक्रीज हुए हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड 10 डिक्रीज हो गई है। सेम प्रोपोर्शन में इक्वल इम्पैक्ट ऑन द डिमांड एज वेल एज द क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड एंड द प्राइस। ठीक है, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड क्या कहती है? व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड शोज लेस रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस then the demand for a commodity it is still to be relatively price elasticity। जब प्राइजेस में कम चेंज आया बट क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज्यादा चेंज आया, तो ये चीज आती है हमारी रिलेटिवली इनकम इलास्टिसिटी में। माइट बी दीज 5 पॉइंट्स आर क्लियर टू यू पीपल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 के 5 पॉइंट्स आपको क्लियर करते हैं। ठीक है, दिस वाज अंडर प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, अब आता है आपका इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? इट शोज द चेंजेस इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। प्राइस अप जाते हैं, प्राइस डाउन जाते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता है? मेरी अगर इनकम इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं 4 पॉइंट्स। देखो अब इंफिनिटी वाला पॉइंट हमारा इनकम इफेक्ट में नहीं आएगा। इंफिनिटी का इम्पैक्ट क्यों नहीं आएगा? देखो इनकम को हम लोग इंफिनिटी तक नहीं पहुंचा सकते हैं, दैट्स व्हाई इंफिनिटी का पॉइंट इसमें नहीं आया। रेस्ट ऑफ द 4 पॉइंट्स आर हियर। Infinite if the demand of a consumer without any change in income level, it is shown that the income elasticity, and in such a case the shape of the diagram is turned to be a horizontal straight line parallel to x-axis। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी, मतलब कि इस कंसर्न में हमारा जो रहेगा दैट इनकम इलास्टिसिटी, जो हमारी इनकम की इलास्टिसिटी है एज कंपेयर टू डिमांड दैट शोज अ इक्वल रिस्पॉन्स। इनकम भी मेरी 10 रुपए इंक्रीज हुई है और डिमांड भी मेरी 10 रुपए इंक्रीज हुई है। इट शोज यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। रिलेटिवली इनकम इलास्टिसिटी, if change in demand of a commodity is more than the change in income, ठीक है, that is income change in demand, मतलब demand is greater than income। relatively inelastic income क्या कहती है? where the demand is less than income, मेरी income तो ज्यादा increase हुई है बट मेरी quantity demanded पे उतना फर्क नहीं पड़ा है, that thing has come under it। एप्लीकेशन ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग अप्लाई कहाँ करते हैं? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग वो यूज करते हैं प्रोडक्शन के केस में। कोई भी लग्जरी गुड्स हम लोग जब बनाते हैं, हम ऑफर करते हैं उसके ऊपर डिस्काउंट। तो डिस्काउंट देने का क्या मतलब रहता है? द कंपनीज ऑफर टू इंड्यूस सेल, टू ऑफर
discounts and offer to induce buyers to buy luxury goods. वहां पे हाँ, लोगों को एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या हुई, कम हो गई। ठीक है, हमारे पास पैसा उतना ही है, तो सपोज वी पीपल आर इंटरेस्टेड टू परचेज दैट पर्टिकुलर गुड एट अ, मतलब हम लोग खरीद तो हायर पर, मतलब हायर वैल्यू ऑफ गुड रहे हैं, बट हम लोग खरीद कितने पे रहे हैं, हम लोग लोअर वैल्यू पे उस प्रोडक्ट को खरीद पा रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन होता है आपका इनकम इलास्टिसिटी का इस केस में, क्योंकि इस केस में डिमांड इंक्रीज हो जाती है। व्हाट एवर विल बी द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जब वो डिस्काउंट देखता है, देन दैट कस्टमर इज इंटरेस्टेड टू परचेज दैट प्रोडक्ट। बिजनेस साइकिल एक्सेप्टिंग सेल्स, the product life cycle is affected sales of a product. The demand for a product is higher in the case of, जब भी आपकी इंट्रोडक्शन स्टेज आती है या ग्रोइंग स्टेज आती है, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज ऑलवेज हाई। बट जब आपका एक सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है, उसके बाद डिमांड क्या होती है, डिक्लाइन होनी धीरे धीरे शुरू हो जाती है। फोरकास्टिंग डिमांड, हम लोग कभी भी कुछ भी काम करते हैं, ठीक है, डिपेंड अपॉन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, हम लोग क्या करते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं। डिमांड फोरकास्ट करने का मेन कंसेप्ट क्या होता है, हम लोग प्रिडिक्ट कर सके कि इस प्रोडक्ट की मार्केट में आने वाले टाइम में कितनी डिमांड रहने वाली है। प्राइस फिक्सेशन, by understanding the elasticity of demand, it becomes easy to fix the prices and implement the price discrimination. What do you mean by price discrimination? Price discrimination होता है lower price in the export, मतलब हम लोग अगर कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका जो प्राइस होगा होम कंट्री में महंगा होगा, और जहां पे हम लोग उसको भेज रहे हैं उस कंट्री में वो प्रोडक्ट सस्ते रेट पे हम लोग देंगे। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आगे आएगा, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे वर्ड आ गया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो आपको बताना जरूरी था। दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या कहता है, क्रॉस इलास्टिसिटी हमने पहले भी पढ़ा था। अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अगर चेंज होते हैं, ठीक है, अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ दो चीजें एक्सप्लेन की हैं, फर्स्ट वाज प्राइस एंड सेकंड वाज इनकम। ठीक है, अदर फैक्टर्स को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अदर फैक्टर्स में क्या आ जाता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स। ठीक है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी में कहता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आ गए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर आ गया, कोई भी कंज्यूमर जो वेदर कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी, कहता क्रॉस इलास्टिसिटी में हमने क्या लेके चलना है, हमने सारी चीजों को कंसीडर करके चलना है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड आ गया, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज आ गया। अब क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब ही यहाँ से क्लियर हो जाता है। बाकी जितनी ऑप्शंस प्राइस और इनकम के अलावा हमारे पास रह गई, दैट थिंग हैज बीन कंसीडर्ड अंडर क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी को अपने तरफ से क्लियर कर लो। क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब जितने भी अलग तरह के फैक्टर्स जो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड को फर्क डालते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, दैट थिंग हैज बीन कम अंडर क्रॉस इलास्टिसिटी। टाइप ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फर्स्ट आती है इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जीरो इलास्टिसिटी डिमांड। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में जीरो इलास्टिसिटी डिमांड क्यों होती है, क्योंकि एक चीज की अगर रेट कम हो गया है तो डेफिनेटली दूसरे का बढ़ जाएगा इन द सेम प्रपोर्शन, तो उसको हम लोग वर्टिकल स्ट्रेटेजी लाइन में ही कंसीडर करके चलते हैं। इतना ज्यादा फर्क मेरी इकोनॉमी पे नहीं पड़ता है। ठीक है, इन फाइनाइट क्रॉस इलास्टिसिटी कई बार क्या होता है, अ स्मॉल चेंज इन प्राइस, एक छोटा सा चेंज प्राइस में लाने से या लोगों का टेस्ट चेंज होने से उस चीज की क्वांटिटी डिमांडेड इंफिनिटी तक पहुंच जाती है, जिस चीज को हम लोग कंट्रोल या मैनेज ही नहीं कर पाते हैं। यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी क्रॉस इलास्टिसिटी मीन्स दैट इज इक्विवेलेंट टू 1। अगर क्रॉस इलास्टिसिटी में 1% चेंज आया है,
तो हमारी डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी में भी जो चेंज आएगा, देयर इज अ वेरिएशन ऑफ वन ओनली, इससे ज्यादा चेंजेस उसमें नहीं आएंगे। रिलेटिवली इनइलास्टिक मतलब दैट इज डिमांड इज ग्रेटर देन माई इनइलास्टिक यूनिटरी ऑफ डिमांड। जीरो इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी हमारी क्या कहती है व्हेन देयर इज अ चेंज इन क्रॉस इलास्टिसिटी, मतलब कोई भी ऐसा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है बट क्रॉस इलास्टिसिटी को, बट देयर इज नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी थोड़ा स्पीड कम कर दीजिए। ओके, क्रॉस इलास्टिसिटी का फर्स्टली टेल मी द मीनिंग इज क्लियर टू यू पीपल, say yes or no, otherwise I'll repeat it again to you people. No, क्रॉस, देखो हमारे पास हमने हमने चेक क्या करना है, हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग चेक कर सकें कि चेंज इन प्राइस मेरी क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर कितने परसेंटेज में, प्रपोर्शनेट में फर्क पड़ा। चेंज इन इनकम मेरी क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर कितना फर्क पड़ा। चेंज इन क्रॉस इलास्टिसिटी का क्या मतलब है, जो अदर फैक्टर्स हैं, ठीक है, अदर फैक्टर्स हैं मतलब कंपिटिटर्स हैं हमारे, हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अगर चेंज हो गए हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज में अगर कोई चेंज हो गया है, अगर ऐसा कोई फैक्टर आता है तो उसकी वजह से मेरी क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, पहले तो सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब समझने की कोशिश करो, उसके बाद प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और क्रॉस इलास्टिसिटी इफेक्ट क्या कहता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट। फर्स्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की रिक्वायरमेंट मतलब कि मैं कुछ रीड आउट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कंसेप्ट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की रिक्वायरमेंट कहाँ पर है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की रिक्वायरमेंट है जब हमने पता करना हो कि अगर प्राइसेस अप हुए हैं या डाउन हुए हैं तो इम्पैक्ट किसके ऊपर चेक करना है, हमने हमने इम्पैक्ट चेक करना है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर, कि मेरी क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर उस चीज का इम्पैक्ट कितने परसेंट चेंज हुआ है। अब मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक आपके ऊपर ही एग्जांपल लेके चलती हूँ, ठीक है। सपोज आप सब एमबीए के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप सबकी एमबीए कंप्लीट होने के बाद जॉब लग गई, स्टार्टिंग सैलरी, बड़ा छोटा सा एग्जांपल लेके चल रही हूँ, डोंट माइंड, ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी लगी आपकी 1 लाख रुपीज पर मंथ, ठीक है, यू स्टार्ट अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ, 1 लाख रुपया महीना आपने कमाना शुरू कर दिया, 6 महीने के बाद आपकी प्रमोशन हो गई, योर सैलरी विल बी 2 लाख रुपीज। अब जब आपकी इनकम इंक्रीज हो गई तो उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर आएगा, दैट इज ऑन क्वांटिटी डिमांडेड। अब आपकी इनकम हो गई डबल, 1 से 2 लाख। अब जो क्वांटिटी डिमांडेड है बेटा, जो चीज आप लोग पहले कंज्यूम कर रहे थे कम, अब आपकी स्पेंडिंग पावर इंक्रीज होने से क्या हुआ, मार्केट में उस चीज की डिमांड बढ़ गई। यहां तक मेरे ख्याल से इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको क्लियर हो गया होगा। बट आता कहाँ पे है, इम्पैक्ट का आता है, जैसे मैं यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक, ये कंसेप्ट समझा रही हूँ तो वो थोड़ा सा मैं आपको इसी एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। पहला आपका चेंज बनेगा, देखो पहले इनकम थी 1 लाख रुपया, फिर हो गई 2 लाख रुपया, बट हम लोग जो प्रपोर्शनेट में, कुछ लोग तो होंगे 1 लाख का 1 लाख रुपया ही स्पेंड कर देते थे, अगर उन्होंने 2 लाख कमाना शुरू कर दिया तो 2 लाख का 2 लाख ही वो लोग स्पेंड करना शुरू कर देंगे। तो ये आता है आपका एग्जाम्पल यूनिटरी इनकम इलास्टिक का, कि मेरी जितनी इनकम इंक्रीज हुई सेम प्रपोर्शनेट में मेरी जो डिमांड्स थी वो भी इंक्रीज हो गई। इसको हम लोग कहते हैं यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी। यहां तक मेरे ख्याल से फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कुछ लोग होंगे ऐसे
जो पहले 1 लाख रुपए में से भी थोड़ा सा पैसा बचा लेते थे, ठीक है, अब उनकी इनकम जब 2 लाख हो गई, उनकी स्पेंडिंग पावर उन्होंने इंक्रीज नहीं की। ठीक है, अगर वो पहले 20 हजार बचाते थे तो आज की डेट में वो 1,20,000 बचा रहे हैं। तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि इनकम तो इंक्रीज हो गई, बट क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज नहीं हुई। देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिवली इन इलास्टिक इनकम डिमांड। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनेट हम लोग, थर्ड जो सिचुएशन बनती है, थर्ड सिचुएशन ये बनती है, जितनी इनकम इंक्रीज हुई उसी प्रोपोर्शनेट में हमने अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज कर दी। पहले हम लोग 1 लाख रुपया कमा रहे थे, उसमें से हम लोग स्पेंड करते थे 50,000 रुपीज। आज मेरी सैलरी 2 लाख हो गई, तो 2 लाख में से भी अगेन आई एम कंज्यूमिंग 50,000 रुपीज, रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज बीइंग सेव्ड बाय अस। ठीक है, तो ये क्या है, दैट इज इक्वल प्रोपोर्शनेट एग्जाम्पल। जिस प्रोपोर्शनेट में मेरी इनकम इंक्रीज हुई, सेम प्रोपोर्शनेट में मैंने अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज कर दी। सेम प्रोपोर्शनेट में इंक्रीज की, तो परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, कि दैट इज इक्वलेंट टू, अगर 10% मेरी इनकम इनकम इंक्रीज हुई थी, तो 10% ही मेरी स्पेंडिंग्स इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये कॉरिलेशन है आपका इनकम के कंसर्न में, प्राइसेस के कंसर्न में, और क्रॉस इलास्टिसिटी के कंसर्न में। तो माइट बी नाउ सम ऑफ द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू पीपल। ठीक है, अब मेरे को बताओ थोड़ा सा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट, प्राइस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी का कंसेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ है? थैंक यू। ओके, डन 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 डन। ठीक है, आगे बढ़ने का तभी फायदा है जब आपको पिछला कंसेप्ट क्लियर हो। तो ये जो पॉइंट्स थे हमारे, ये सारे पॉइंट्स आते हैं हमारे इनकम इलास्टिसिटी में। प्राइस, सेम कंसेप्ट चलता है आपका प्राइस के कंसर्न में, सेम कंसेप्ट चलता है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी के कंसेप्ट में। अब प्राइस का कंसेप्ट भी सेम चलता है। अब इनकम का तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। प्राइजेस क्या कहता है, प्राइजेस कहता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी गेट इंक्रीज और डिक्रीज, उसका क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर क्या फर्क पड़ा, वो एक इम्पैक्ट हम दिखाते हैं अपनी क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर। अभी जो मैं बात कर रही थी, जहां पे मैं थी, दैट इज ऑन क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या कहती है, क्रॉस इलास्टिसिटी कहती है एक इम्पैक्ट आपका आता है प्राइस, एक इम्पैक्ट डालता है इनकम, थर्ड जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी। मतलब कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इन मतलब कि उसके बाद आ जाता है आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है। ये सारी चीजें जो हमारी बच गई, वो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर क्या फर्क पड़ डालती है। दैट थिंग हैज बीन कंसीडर योर cross elasticity. Most difficult task to calculate the elasticity, that is under cross elasticity of demand, क्योंकि प्राइस और इनकम डायरेक्ट और इनडायरेक्टली हमारी क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर फर्क डालते हैं। बट क्रॉस इलास्टिसिटी को स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए, वी रिक्वायर टाइम कि कौन सा ऐसा फैक्टर था जिसने मेरी क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर इम्पैक्ट डाला, फर्क डाला। क्लियर टू एवरीबडी? देखो, there are some persons who are raising your hands, but I'm not getting you what you want. उसके बाद आ जाता है आपका, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को?
फर्स्ट वाज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है इन अ चीपर प्राइस तो डेफिनेटली वो सब्स्टिट्यूट हमारी एक चीज की क्वांटिटी डिमांडेड को इम्पैक्ट डालता ही डालता है। ठीक है। पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन द कंज्यूमर बजट। मेरे बजट में अगर प्योर घी, जैसे हम देसी घी की बात करते हैं, वो नहीं आता है तो उसकी जगह पे आई यूज, मैं डिफरेंट प्रोडक्ट यूज करूंगा, मैं रिफाइंड यूज करूंगा, बिकॉज आई हैव टू चेक द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। तो वो कहता है अब उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर आया, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड। तो कहता है कि प्राइस और कस्टमर का बजट बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर मेरा बजट ही नहीं है उस चीज को परचेज करने का, तो व्हाई शुड आई परचेज दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। नेचर ऑफ गुड्स कैसा है? कोई भी लग्जरी गुड्स होता है तो उसमें क्या होता है, लग्जरी गुड्स आर नॉट नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। वो आपकी लाइफ की नेसेसिटी नहीं है, वो आपका शौक है जिसको आप पूरा करने जा रहे हो। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर फर्क डालता ही डालता है। नंबर ऑफ यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। अगर एक ही कमोडिटी आपके बहुत ज्यादा यूजेस में आ रही है, डेफिनेटली द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी इज हाई, उस कमोडिटी का प्राइस हाई होगा, और वो कमोडिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर फर्क डालेगी ही डालेगी। ठीक है। टाइम पीरियड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट दैट इज द टाइम पीरियड। अब अगर हम लोग बात करते हैं 20 साल या 30 साल पहले की, द प्राइस ऑफ पेट्रोल, पेट्रोलियम के कितने प्राइस होते थे, दैट कॉस्ट 25 रुपीज। जब मैंने एक्टिवा चलाना शुरू किया था इन 95, द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल वॉज 24 रुपीज पर लीटर। आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 100 रुपीज पर लीटर। तो कहता है टाइम पीरियड जो होता है वो क्वांटिटी डिमांडेड को, वो प्राइस को बहुत जल्दी मैनिपुलेट करता है। अब आपके पास कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे रोल प्ले करती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन कंसर्न ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्यों डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है इन कंसर्न ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? अब जब मेरे को पता चल गया है, अगर मैं 1 रुपया प्राइस का इंक्रीज कर रही हूँ, वो प्राइस इंक्रीज करने से क्वांटिटी डिमांडेड पे 20% फर्क पड़ गया, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड 20% कम हो गई, तो कंपनी को क्या होगा, लॉस होगा। तो डिसीजन किसके थ्रू लिया मैंने, किसका मेथड यूज किया, कौन सा फार्मूला यूज किया, कौन सी टेक्निक यूज की मैंने, आई हैव अप्लाइड सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने यूज किया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक फैक्टर मैंने कंसीडर किया, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना कोई पेन मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है और उसकी पेन की कॉस्ट अगर उसने 1 रुपया बढ़ा दी और उसके इम्पैक्ट क्या आया, देयर इज रिडक्शन इन सेल ऑफ 20%, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ऐसा डिसीजन नहीं लेगी, कॉस्टिंग कभी भी अपने पेन्स की या किसी भी कमोडिटी की वो इंक्रीज नहीं करेगी। ठीक है। तो इन कंसर्न ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इलास्टिसिटी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें फार्मूलाज प्रोवाइड करती है टू कम अप विद द सॉल्यूशन और टू नो द प्रपोर्शनेट, कि किस प्रपोर्शनेट पे इनकम ने मेरी क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर इम्पैक्ट डाला, किस प्रपोर्शनेट पे प्राइस ने मेरी क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर इम्पैक्ट डाला, एज वेल एज एट एंड जो क्रॉस इलास्टिसिटी हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, जो अदर फैक्टर्स हैं वो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं। This is the importance of elasticity of demand. जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं दैट इज रिलेटेड विद, आपका जो मेन क्वेश्चन बनता है दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड, वेरिएबल ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी। ठीक है। वेरिएबल्स ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी में आपके तीनों ये आ जाएंगे, प्राइस इलास्टिसिटी भी आ जाएगा आपका, इसमें क्रॉस इलास्टिसिटी भी आ जाएगा, इनकम इलास्टिसिटी भी आ जाएगा। एक लास्ट वर्ड जो मैंने मेंशन किया हुआ था दैट वाज एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। राइट नाउ द ऑर्गेनाइजेशंस आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द
एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी, क्योंकि आज की डेट में एडवर्टीजमेंट एक ऐसा रोल प्ले कर रही है. विद इंक्रीज इन द एडवर्टीजमेंट देयर इज इंक्रीज इन द सेल ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी. जब वो एडवर्टीजमेंट मार्केट में इंक्रीज करते हैं, उस कमोडिटी की सेल क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है. दैट्स वाई ऑर्गेनाइजेशंस क्या चाहती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस चाहती हैं हम इस पर्टिकुलर चीज को इतने अच्छे से मॉनिटर कर सकें, ताकि हम अगर एडवर्टीजमेंट के थ्रू, अपनी सेल्स प्रमोशन के थ्रू यहाँ से हम लोग अपना आउटपुट इंक्रीज कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के केस में उनका जो मेन मोटिव है दैट इज टू इंक्रीज सेल्स बाय हुक एंड क्रुक. उनका एक ही काम है, उन्होंने सेल इंक्रीज करनी है. दैट्स व्हाई स्पेशल इंपॉर्टेंस हैज बीन गिवन टू द एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. आज के कंसर्न टॉपिक में कोई ऐसा पॉइंट जो आप लोगों को ना समझ आया हो, रेज योर हैंड्स एंड आस्क योर क्वेश्चंस प्लीज. Elasticity of demand is clear to you people? Rishabh, make it fast to write out your question. No problem, ma'am. The concept is clear to you people. Now you have to do one assignment. One assignment, or you try to do difference between elasticity of demand and cross elasticity of demand. It is bit confusing, ma'am. देखो, elastic, repeat last one. I'm telling you what is elasticity of demand and cross elasticity of demand. Elasticity of demand क्या है? Elasticity of demand है और क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है? क्रॉस इलास्टिसिटी इज वन ऑफ द टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, तो अभी अगर हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिक का क्या मतलब होता है? व्हाट विल बी द स्ट्रेच ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, स्ट्रेच मतलब इस चीज का प्राइस हम कितना इंक्रीज कर सकते हैं कि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर फर्क ना पड़े. हम जो चीज एनालाइज कर रहे हैं, हम जो चीज देख रहे हैं, हम एनालाइज करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, अब एक चीज ऐसी है, सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर हम लोग पेन की कॉस्टिंग 1 रुपया इंक्रीज कर देते हैं, पहले उसकी कॉस्टिंग 10 रुपए थी, हमने अब उसकी कॉस्टिंग 11 रुपए कर दी, बट अगर उस चीज का मेरी क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर फर्क नहीं पड़ा, इट मीन्स मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस 11 रुपए मार्केट में रख सकती हूँ. दिस इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अगर हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं बच्चे, तो क्रॉस इलास्टिसिटी कहता है अदर फैक्टर्स मेरी क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर क्या फर्क डालते हैं. अदर फैक्टर्स मतलब अगर मैं सेम एग्जांपल दोबारा रिपीट करती हूँ इन कंसर्न ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अभी मैंने प्राइस कर दिया 11 रुपए अपने पेन का, बट मेरे कंपिटिटर्स 5 रुपए में पेन दे रहे थे या 10 रुपए में पेन दे रहे थे. यहाँ पे पॉइंट आ गया आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का. तो मेरे प्रोडक्ट की सेल, मैं तो 20% आपको कम करने के लिए कह रही हूँ, माइट बी द माई सेल विल टर्न टू बी 0. तो दिस हैज बीन डन विथ द हेल्प ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, might be now the difference between cross elasticity and that elasticity of demand is clear to you people. Assignment means you try to prepare out the entire notes of elasticity of demand. Elasticity of demand के आप notes बनाओ, otherwise it is very difficult for you people to clear the paper of economics
क्योंकि इकोनॉमिक्स में आज जितना भी आपने समझा है तो इसके आप एक बार नोट्स बना लोगे, एक बार बुक में अपनी नोटबुक्स में लिख लोगे तो आपको कोई आगे प्रॉब्लम आएगी नहीं। दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला है असाइनमेंट बनाओ इसकी, राइट डाउन व्हाट इज इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी क्या है। तो आपके फाइनल एग्जाम में जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो यू आर हैविंग ए क्लियर कट आइडिया अबाउट इट। नो 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 अमित, नो हैंड रिटन, यू प्रिपेयर इट ऑनलाइन, ऑनलाइन असाइनमेंट बनाओ, अपने लिए बनाओ। ठीक है, थैंक यू एवरीबody। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली focus on how demand for a single good reaches to change in its price, how the demand for one good reaches to change in the price of another good। Definitely, definitely, definitely। मैम जो आपने शीट्स भी हैं ऊपर काफी है, या सर्च करके पढ़े, थोड़ा सा सर्च करके पढ़ो। डेफिनेटली यू हैव टू ऐड समथिंग न्यू। ठीक है, कुछ नया ऐड करो। इनफैक्ट यू ट्राई टू ऐड आउट सर्टेन डायग्राम्स अंडर इट। ठीक है, असाइनमेंट मतलब आपने अपने लिए नोट्स बनाने हैं। गिव अ summary that is elasticity of demand and something else in your language, something else in your language, I'm not getting you, something else in your language, I'm not getting you। एग्जाम में मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेंगे डेफिनेटली, बट यू ट्राई टू गिव आउट और लर्न आउट द इंटायर डिटेल ऑफ दैट पर्टिकुलर। नहीं, डायग्राम ऐड करने हैं आप लोगों ने और डेफिनेटली करने हैं सो दैट इंटायर टॉपिक इज क्लियर टू यू पीपल। ठीक है अंजलि, असाइनमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की एक बार आप अगर असाइनमेंट बना लोगे बेटा, आई हैव रिपीट दैट दीज 3 पॉइंट्स 3 टाइम्स। बेटा क्या समरी चाहिए अभी आपको। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स टू जस्टिफाई व्हाट विल बी द डिमांड इन द कमिंग टाइम। एग्जाम ऑनलाइन अपने होंगे मैम, व्हाट आर द बुक्स, यू रेफर टू दैट राजकुमार की बुक आती है इकोनॉमिक्स की। ठीक है, यू गो फॉर राजकुमार बुक्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी, ये आपको मिल जाएगा। दैट इज ऑनलाइन भी अगर ढूंढोगे तो भी आपको मिल जाएगा, नथिंग हार्म इन इट। ऑनलाइन अगर मिलता है तो वेल एंड गुड, गो एंड रीड आउट द एंटायर टॉपिक बिकॉज दीज आर द बेसिक टॉपिक्स। अगर बुक्स में से भी पढ़ोगे तो एंटायर टॉपिक आपका सेम रहेगा क्योंकि दीज आर द थ्योरीज विच हैज बीन इलास्टिसिटी ऑफ एंटायर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज बीइंग गिवन बाय द मार्शल। मार्शल वाज वन ऑफ द इकोनॉमिक्स जिनके थ्रू आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आया है। आप कहीं से भी पढ़ोगे, चाहे इंटरनेट से पढ़ोगे, चाहे आप बुक रेफर करोगे, तो आपको मार्शल की डेफिनेशन से मिलेंगे दैट हैज बीन क्लियर्ड बाय द मार्शल इटसेल्फ। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।